देखो जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वो है रेट लॉ। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, चाहे हरियाणा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये +1 में था लॉ ऑफ मास एक्शन और ये दोबारा रिपीट हुआ है +2 में। ठीक है, तो रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन को क्लियरली समझने के लिए सबसे पहले हम एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं कि ये ए और बी दो रिएक्टेंट है, जब रिएक्शन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं कहां से, लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन अपने को क्या इंफॉर्मेशन देता है उसको हम देखेंगे। तो हमने पढ़ी है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसी रेट ऑफ रिएक्शन को आगे डिटेल में स्टडी करने के लिए हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे क्या, रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। समझ में आ गया? तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। समझ में आ गया कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी और उनकी पावर जो होगी वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगी जो उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दी हुई होगी। समझ में आ गया? तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर आप इसके प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाएगा के, जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन के आ जाएगी। समझ में आ गया? तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि आपको कोई केमिकल इक्वेशन दी है जिसमें ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। इनके आगे जो ए और बी जो स्मॉल लेटर में लिखे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ में आ गया? तो इसने बताया है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन ए गिवन केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो हमारे पास आ गई ये इक्वेशन। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर अगर आप पढ़ रहे हो यहीं पे इसके साथ क्या, रेट लॉ, क्या पढ़ रहे हो, रेट लॉ, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आया है कई बार, तो इसीलिए इसी तरह ये करना होगा। इनकी डेफिनेशन लिखो और बाद में इस तरह एक्सप्रेशन लिख दो। समझ में आ गई? तो रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर विच मे और मे नॉट इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, उनकी जो पावर आप लगाओगे वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ इसने कहा है कि जो अल्फा जो है वो ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आ गई? दोनों ही इसके अंदर कंडीशनें लागू हो जाएगी। क्लियर है? तो यहीं पे सेम वैसे ही करेंगे कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे
तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लग जाएगा, के लग जाएगा, और बाकी इक्वेशन को एज इट आप राइट कर दोगे। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे जो आपको के दिया है उस के को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आ गई? और ए बी आपको पता है कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, अल्फा बीटा है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती, जबकि इधर जो ए बी है वो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए हुए हैं। समझ में आ गया? अब बात आती है, कई बार क्या पूछते हैं हमसे कि रेट कांस्टेंट को क्या करो, डिफाइन करो। समझ में आ गया कि रेट कांस्टेंट को अगर आपने डिफाइन करना है तो रेट कांस्टेंट को किस तरह डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट है रेट कांस्टेंट अकेला। तो रेट कांस्टेंट यानी के की बात हो रही है, के को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो यहाँ इसने बताया कि हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन में गिवन है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी, जो आपको रिएक्टेंट दिए हैं उनकी पावर अल्फा और बीटा दिए। समझ में आ गया? ये एक्सप्रेशन है। ये कह रहा है अगर आप रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हो तो रिएक्टेंट की अगर हम कंसंट्रेशन क्या लेके चले, 1 मोलर लेके चले। क्या लेके चले? 1 मोलर। तब आपको जो रेट मिलेगी वो किसके इक्वल मिलेगी, रेट कांस्टेंट के इक्वल मिलेगी। समझ में आ गया? तो इसी से ही आप डेफिनेशन बनाओगे कि रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, समझ में आया, कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी या 1। समझ में आ गया कि रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट। कोई डाउट? अब बात आती है कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है, यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, ठीक है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर है? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। यहां से एक नेक्स्ट टॉपिक की मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि अब इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उससे पहले जो आपके पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो हम करेंगे। क्या? रेट कांस्टेंट के करेक्टर, क्या? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, दोनों बोर्ड्स के अंदर आए हुए हैं, बस नंबर ऑफ मार्क्स चेंज थे, एक में 3 का था और एक का 2 का था। समझ में आ गया? तो यहाँ इसने कहा है कि अगर हम बात करें रेट कांस्टेंट की तो इसके करेक्टरिस्टिक इसने बताए हैं कि जो रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होती है। रेट कांस्टेंट हैज फिक्स वैल्यू एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। समझ में आ गया? किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो रेट कांस्टेंट जो है ये किसके साथ चेंज होगा, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसके साथ चेंज होती है, चेंजेस विद टेम्परेचर। एनी डाउट? ठीक है, फिर आगे इसने कहा कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गया कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। कोई डाउट इसमें? ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आया था जो मैंने वहां पे बता दिया कि इसकी जो यूनिट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। एनी डाउट? हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम अपने नोट्स के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है। यही करेक्टर मैंने अभी आपको बताए हैं, तो यही अब आप विजुलाइज कर लो ताकि आपको नोट्स बनाते वक्त प्रॉब्लम ना आए। समझ में आ गई? तो सारी की सारी वही वैल्यूज है, उसी तरह इक्वेशन है। ये यहाँ पे हमने इनकी डेफिनेशन लिखी है कि रेट लॉ क्या होता है या लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। समझ में आ गया? ठीक है, विद एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट की यूनिटी, ये जो डेफिनेशन दे रखी है, और इसके अलावा अपने को रेट कांस्टेंट के करेक्टरिस्टिक दिए हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं अब? ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या जो अपने को नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। किसका है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपके रेट लॉ समझ में आ गया तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसने बताया कि इट इज द सम ऑफ the power of concentration term, power of concentration terms। ठीक है, जो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स दी है किसके अंदर? इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। किसके अंदर है? रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया? तो आपने रेट लॉ पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि रेट लॉ किसी भी रिएक्शन के लिए इस तरह आप लिखते हो। समझ में आया? तो यहां से आपको क्या निकालनी है? ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो किसके इक्वल होगी? जो आपको पावर दे रखी है। समझ में आया? जितने भी रिएक्टेंट और उनकी पावर दी है, जितने भी रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन टर्म की पावर दी है, उनका सम करके आप क्या निकाल सकते हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट? तो इससे रिलेटेड जैसे आपको कहेंगे कि क्वेश्चन आएगा जैसे कैलकुलेट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको क्वेश्चन दिया होगा इस तरह कि रेट दे रखी है, के दे रखा है, या कोई रिएक्टेंट दिया होगा, उसकी पावर दी होगी। ठीक है, तो आप उसका ऑर्डर निकाल सकते हो ना। तो हमें पता है इसका अगर अपने को ऑर्डर निकालना है तो जो इनकी पावर गिवन है, क्या दी हुई है? पावर। उस पावर का क्या कर दोगे? सम कर दोगे, तो उससे क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गया? ठीक है। और अगर आपको इस तरह न्यूमेरिकल दिया होता कि आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, उसमें के ए की पावर आपको दे रखी है क्या? 3/2, और बी की पावर आपको दी हुई है -1/2, या आप -3/2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 हो जाएगी। समझ में आ गया? तो किसी तरह भी आपको क्वेश्चन दिया हो तो आपने कुछ नहीं करना, उस पावर को ऐड करना है। क्या करना है? तो ये आ जाएगी आपके पास 0 ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया? जैसे आपको और क्वेश्चन दिया हो कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसके अंदर आपको रिएक्टेंट की पावर दे रखी है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर निकाल लोगे ना। कितना आ गया? 3 आ गया, तो ये 3 ऑर्डर है रिएक्शन। इजी है, हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 0 ऑर्डर। हाँ, अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जो इससे रिलेटेड टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा हूं। ये कह रहा है इफ, यानी आपको ये दे रखा है, ऐसे एक्सप्रेशन दिया होगा। समझ में आ गई? मान लो 2 लिख ली, तो ये कह रहेगा, क्या कह रहा है? इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 2 times while
concentration of B is reduced to 1/4 या 1/2 कह सकते हैं ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, देन व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बता दोगे ना, क्या नहीं बता दोगे? ऑर्डर नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ऑर्डर तो पावर से ही पता चल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बता दोगे? कैसे बताओगे? तो इस एक्सप्रेशन को देखो, आपको क्या गिवन है, आपने ये लिया रेट ला एक्सप्रेशन जिसमें आपको के का के दिया है, ए को ये क्या कह रहा है 2 टाइम्स कर दिया, तो ए की जगह 2a लिख दिया, समझ में आ गया, और b का हाफ कर दिया तो b को आपने 2 से डिवाइड कर दिया और पावर की पावर रहेगी, जैसा उसने बोला वैसे काम करना है, समझ में आ गई? तो अब इसको सोल्व करो, तो सोल्व करोगे तो हमें पता है कि k इंटू 2a इंटू ये क्या आ जाएगा b का स्क्वायर अपॉन 4, समझ में आ गया? तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से 4 गया 2, समझ में आ गई? तो आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है, के ए और बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाले रिएक्शन का अब कितना रह गया, आधा रह गया, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, समझ में आ गई? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, हो जाएंगे। इसके आगे देखो, जो नेक्स्ट अपने को क्या दिए है, ये थे न्यूमेरिकल, इससे सिंपली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कोई टफ नहीं आते, बस इनको उथल पुथल करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, हमें क्या बताया इसने, यूनिट क्या निकालनी है अपने को, यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसने कहा था कि रेट कांस्टेंट की आप यूनिट निकालोगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, समझ में आ गया? तो अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि मेरे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, ये अपने को यहां तक कि आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिल सकती है, माइनस में भी जा सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, डिवाइड में भी आ सकती है ना, समझ में आ गया? तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले मैं चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बातें बता दूं ना। तो यहाँ इसने कहा है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली मेजर होती है, क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली मेजर होती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है। दूसरा, ये फ्रैक्शनल, 0 या इंटीग्रल यानी पूरा नंबर भी हो सकती है, समझ में आ गया? इंटीग्रल ही बोलते हैं क्या पूरे नंबर को, इंटीजर, समझ में आ गया? मतलब ये जैसे 1/2 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, कई कैलकुलेशन में हाफ भी आ सकती है, माइनस का भी हो सकती है, समझ में आ गया? कोई डाउट, कर लोगे इन बातों को? तो यहां इसने कहा कि अगर मैंने जो अभी आपको बताया था अल्फा बीटा का सम 0 आए तो वो क्या होगी, 0 ऑर्डर हो जाएगी, मतलब जो पावर आपको दी है, अगर इनका सम 1 आ गया तो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर आ गई, ठीक है, 2 आ गया तो सेकंड ऑर्डर होगी, ठीक है। मोस्टली यहां तक की जाती है, बाई चांस ये आपसे कोई थर्ड ऑर्डर का पूछेगा, और आपके सिलेबस में जो दिया है वो ओनली यहां तक दिया है, ठीक है। क्वेश्चन यहां तक से पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। डिटेल स्टडी आपको 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर की दी हुई है, क्लियर है? तो अब हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा रेट एक्सप्रेशन को। आपने रेट ला एक्सप्रेशन लगाया था, के लिखते हैं हम, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन, क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन, कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, और उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, उसका ऑर्डर, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, समझ में आ गया?
तो यहां से मैं बताने को तो सीधा ट्रिक बता सकता था, पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे होगा। अब आपको पता है कि इनकी यूनिट क्या है, वो यूनिट लिखो। या के किसके इक्वल आ गया, हम जानते हैं रेट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन, समझ में आ गया। और उसकी पावर क्या है, एन दी हुई, समझ में आ गई। तो रेट की यूनिट क्या होती है, आपको पता है रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। या आप ऐसे कर लो, हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन होता है और पर सेकेंड, मोल पर लीटर क्या होती है कंसंट्रेशन, और टाइम की यूनिट हमने साइड में लिख दी पर सेकेंड। तो नीचे भी क्या है, कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, और उसकी पावर क्या दी हुई है, एन दी हुई है, समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो एन का तो हमें पता ही नहीं कितना है, ऊपर जाके ये इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। तो इसको सोल्व करोगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन और पर सेकेंड। एनी डाउट, समझ में आ गया। इसको उठा के ऊपर लेके गए तो एन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना 1 के, समझ में आ गई। तो अब आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, किसके लिए, यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पे मैं बना रहा हूं क्या, टेबल, क्या बना रहा हूं, कितने चाहिएंगे ऑर्डर, आ जाएगा क्या सेट, नहीं आएगा, कौन सा टेबल है, सीधा ही कर लेना, नहीं आएगा, तू रहने दे यार, टेंशन नहीं। यहाँ पे हम टेबल में लिखेंगे ऑर्डर एक साइड, ठीक है, ऑर्डर मतलब यहाँ एन की वैल्यू रखेंगे, समझ में आ गया। तो एन की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे जो यूनिट है इसकी रेट कांस्टेंट की, वो निकल के आ जाएगी आपके पास, समझ में आ गया। तो उसी फार्मूले में वैल्यू रखनी है। तो अगर आपने एन की वैल्यू क्या रखी, तो आप यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा चेंज कर लो। कंसंट्रेशन के लिए आप क्या लिखते हो, मोल पर लीटर, ठीक है, और टाइम का पर सेकेंड, ये दिया है ना। जब इस केस में आपने इसको अप्लाई किया है तो एन की जगह क्या लिख दिया, 0 लिखेंगे ना वहां पे, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये जैसे है वैसे ही रह जाएगी वैल्यू, कोई चेंज नहीं आएगा। तो 0 रखते ही यूनिट क्या बन गई, मोल पर लीटर पर, तो ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, कौन सी है, समझ में आ गया। तो ये आपको पता चल गया, यहाँ पे ये जीरो ऑर्डर होगी। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर, क्या होगी। और एन की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रख दूं, अगर 1 रख दिया मैंने एन की जगह तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, समझ में आ गया। तो 0, तो यूनिट क्या बनेगी, ओनली टाइम के रिस्पेक्ट में बनेगी, पर सेकेंड, समझ में आ गया। और अगर मैं वहां पे क्या लिख दूं, एन की वैल्यू क्या रख दूं 2, तो कौन सी बन गई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बन गई, समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो क्या बनेगा, मोल पर लीटर, मेरे को पता है 1 माइनस 2 पर सेकेंड, तो माइनस की पावर 1 में आ जाएगी। जैसे ही आएगी तो मोल किस में हो जाएगा, माइनस में, लीटर प्लस में, और पर सेकेंड में, समझ में आ गया। तो यूनिट क्या बन गई, पर मोल लीटर पर सेकेंड, क्लियर है। और अगर मैंने एन की वैल्यू क्या रख दी 3, तो क्या हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी। तो अब जो पावर है वो क्या आ जाएगी,
माइनस की 2 लग जाएगी ना पावर, -2 और पर सेकेंड, तो पर मोल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और लीटर का स्क्वायर आ जाएगा और पर सेकेंड। एनी डाउट? कर लोगे? अगर ये प्रेशर में होता, किस में होता, गैसियस फेज के लिए अप्लाई अगर आप करते, किसके लिए अप्लाई करते, तो या एटमॉस्फेरिक, या हम क्या लेते, बार लेके चलते हैं ना, तो उसके हिसाब से इसकी यूनिट निकल जाती। समझ में आ गया? तो अगर वहां पे 0 रखेंगे तो एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो ओनली पर सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे पर एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, है माइनस का, ठीक है, पर सेकेंड। तो इस तरह आप क्या है, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है उनको कैलकुलेट करोगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट अपने को दिए है, इसमें देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये मैंने आपको अभी न्यूमेरिकल कराए थे कुछ, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ाई है ना, उसी से ही रिलेटेड ये आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। उसके आगे देखो जो नेक्स्ट अपने को दिया है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट का। ये भी मैंने आपको करवा दिया कि अगर टाइम दिया है तो पर मिनट, पर सेकंड या पर हावर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो पर ईयर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पर सेकंड हो। क्लियर है? तो ये उसके अकॉर्डिंग ये टेबल पूरा यहाँ पे फिर ड्रॉ किया हुआ है, हो जाएगा। इसके आगे देखो जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो क्या दिया है, वो दिया अपने को मॉलिक्यूलरिटी। क्या दिया है? जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास है मॉलिक्यूलरिटी का। इधर ध्यान दें, मॉलिक्यूलरिटी नाम मॉलिक्यूल से मिलके बना है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर कितने एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं ताकि एक केमिकल रिएक्शन हो और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी समझ में आया कि जितने नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या जो मॉलिक्यूल्स है वो साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कोलाइड हो रहे हैं, ताकि क्या हो, एक केमिकल रिएक्शन हो, और रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोड्यूस हो, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। समझ में आ गया? समझ में आई बात? तो यहां इसने बताया कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये हमेशा क्या होती है, वोल नंबर में होती है। क्या होती है? मतलब ये 1 2 3 4 वगैरह ऐसे मिलेगी, ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं होती, ना ही फ्रैक्शनल होती है, ठीक है, ना इधर 0 ना इधर फ्रैक्शनल। अरे तू यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखना है, नेचुरल नंबर। पर केमिस्ट्री में नेचुरल नंबर का यूज नहीं किया हुआ, इसीलिए मैंने कहा होल नंबर। समझ में आ गया? मैथ नहीं चल रहा ना, आप मैथ के कंसेप्ट नहीं लगाओगे यहाँ पे। तो हमारी जो केमिस्ट्री की बुक्स है उनमें ये लिखा हुआ है कि ये होल नंबर ही होती है। समझ में आ गया? मैथ फेल है केमिस्ट्री के आगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ना इधर 0 नार फ्रैक्शनल, ठीक है, ना तो ये 0 होती है और ना ही ये फ्रैक्शनल होती है। समझ में आ गया? और ये हमेशा इसके लिए डिसाइड होती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो आपको डीपीपी मिली है, ये किसके लिए डिसाइड होगी हमेशा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। किसके लिए?
अब बात आती है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो हम एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जितनी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलेंगे, और एलिमेंट्री रिएक्शन जो क्या होगी, स्लो होगी। क्या होगी, समझ में आ गया। धीरे धीरे जो चल रही है, फास्ट होगी उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, कि जो सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी, सिंगल स्टेप जो केमिकल रिएक्शन दी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आ गया। और ये कभी भी किसके लिए डिसाइड नहीं की जाती, नॉट फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसके लिए, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाली जाती। तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होगी। ठीक है, तुक्के नहीं मारने की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्री रिएक्शन से बनी होगी। समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोज रिएक्शन विच आर मेड अप ऑफ टू और, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एनी डाउट। तो जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलके बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, और अगर हम बात करें किसके अंदर, कोई भी जो आपको क्या दी हुई है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, तो उसमें हमें पता है कि कई सारी क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। तो इसमें ये ध्यान रखना है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो क्या होगी, स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। क्या होगी, स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन। वो क्या बताएगी, मॉलिक्यूलरिटी बताएगी। क्या बताएगी, ऑफ ए रिएक्शन। और ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ये क्या होनी चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समझ में आ गया। कि जो स्लो एलिमेंट्री बैलेंस केमिकल है रिएक्शन, समझ में आ गया, उसके लिए क्या होगी, हमेशा मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड होगी। ठीक है, जो स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन होती है। क्या होती है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और अब देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलरिटी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें आपको एग्जाम्पल इस तरह मिलेगी कि ये जैसे एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके ऑक्सीजन और फ्लोरीन बना रहा है, तो इसकी अगर मॉलिक्यूलरिटी पूछी जाए तो ये कौन सी है, इसने बताया है कि इसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या होगी, यूनिमॉलिक्यूलर है रिएक्शन होगी। एनी डाउट। ठीक है, अगर आपको कोई और दिया है जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 2HI, ये टूट रहा है किसमें, हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर, तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो ये कौन सी होगी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। समझ में आ गया। और अगर आपको इस तरह रिएक्शन दी है जिसके अंदर कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 और 1 3, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ में आ गया। एनी डाउट। ठीक है, तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी देखने को, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते। समझ में आ गया। तो अगर आपको कोई कई बार एग्जाम्पल ले लिया जाए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है,
मॉलिक्यूलरिटी का केस देखें तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, उसको समझा रहा हूं। जैसे आपको यहाँ दिया है 2N2O5, ये टूट के बना रहा है 4NO2 प्लस O2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, समझ में आ गया? तो ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो उसके स्टेप आपको गिवन होंगे, तो आपने तुक्के नहीं लगाने, उसको देखना है। तो स्टेप 2 दिए हैं। स्टेप फर्स्ट, उसमें क्या होता है, जो N2O5 है ये डिसोसिएट होगा NO2 और NO3 के अंदर, और जो स्टेप सेकंड है उसके अंदर इसने बताया कि जो ये N2O5 है ये रिएक्शन करेगा NO3 के साथ, तो यहाँ बनेंगे 3NO2 प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, जो गिवन होगी वो क्या होगी कि इस रिएक्शन में लिखा होगा कि ये है स्लो और ये क्या है, फास्ट। समझ में आ गया? तो अब आपने इसकी मॉलिक्यूलरिटी बतानी है। अगर इसको ऐड करोगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऊपर वाली ही रिएक्शन है, दोनों ऐड हो गए। ठीक है, इधर वाले ऐड हो गए, 4NO2 बन गया और इधर O2 बन गया। तो हमें पता है कि 2 स्टेप वाली है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो है, और ये जो स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन है ये क्या डिसाइड करती है, मॉलिक्यूलरिटी। एनी डाउट? तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी दी हुई है आपको? एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। समझ में आ गया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही? इस तरह गिवन होगा, आपको नहीं करना होगा। आप कितनी की याद करोगे, जरूरी थोड़ी यही आए। एक तो ये देखो, एक अकेला मॉलिक्यूल है यहाँ टूट रहा है, इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको नहीं देखा गया। ये टूटेगा तभी तो ये जुड़ेगा दूसरे के साथ, तो इसीलिए तो स्लो स्टेप पे रिएक्शन डिपेंड करती है। समझ में आ गया? जैसे 2 बंदों को बोल दिया कि आपने यहां से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, और वो भी देखेंगे कि आप कितने टाइम में पहुंच रहे हो, उनमें से एक लंगड़ा है और एक सही है, तो दोनों जब पहुंचेंगे तभी उसको माना जाएगा। तो जो सीधा है वो तो हो सकता है कि बहुत ही कम टाइम में निकल जाए, पर दोनों का माना तो तभी जाएगा ना पहुंचना, जब दोनों एट ए टाइम वहां पे होंगे। पहले वाला जो चाहिए 5 मिनट में निकल गया, दूसरा आधे घंटे से आ रहा है, तो आधे घंटे बाद ही उनका टारगेट पूरा माना जाएगा। तो ये वो है बेचारा लंगड़ा है, स्लो वाला। समझ में आ गया? तो उसके ऊपर ही पूरा मतलब जो टारगेट है, एम है उनका, वो डिपेंड करता है। क्लियर है? हो जाएगा? कोई डाउट है? तो इसके बाद जो देखते हैं हम, हमारे पास जो मटेरियल है उसमें क्या कुछ रिटर्न है। ठीक है, डिफरेंस आप खुद करोगे, ये सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कुछ बातें छूटी है तो ये आपके सामने है। ठीक है, ये मैंने बताया कि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होती है, वोल नंबर में होती है। किस में होती है? ठीक है, समझ में आई बात कि हमेशा क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी, वोल नंबर में होगी। 1 2 3 वगैरह दिया होगा, तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई, ये मैंने आपको बताई। ठीक है, फिर इसने बताया कि ये हमेशा किसके लिए मेजर की जाएगी, बैलेंस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कभी कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होगी। तो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मेजर कर रहे हो तो उसमें कौन सी रिएक्शन देखोगे, जो स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। समझ में आ गया? तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, जितना भी है क्लियर है ये? ठीक है, तो आज इतना ही हम करेंगे। समझ में आ गया? तो आप इतना पढ़ के आओगे, जो भी आपको डीपीपी मिली है उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, उनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,